हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल नॉलेजपुर में। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग साल भर के हुए जो करंट अफेयर्स है उसको स्टैटिक पार्ट से जोड़कर पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं, ताकि एग्ज़ाम आने से पहले पहले हमारा करंट पार्ट सारा कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ जो स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम लोग ईजिली कवर कर लें। देखते हैं हम लोग कई बार कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक पार्ट में करंट से जुड़ा हुआ मामला आता है, इसलिए हम लोग उसी पद्धति में काम करेंगे और अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। हमें पता है कि जो हमारी जीत है वो हमारी पूरी तरीके से सोच पर निर्भर करती है। जब हम ठान लेंगे तो हमारी जीत पक्की है। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो ये है कि असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी दीपोर बिल वन जीव अभयारण्य। आइए इससे रिलेटेड हम फैक्ट्स को देखते हैं। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि किस रामसर स्थल को, कौन सा जो रामसर स्थल है असम का, जिसे भारत सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो उसका आंसर हम लोगों ने क्या देखा, दीपोर बिल वन जीव अभयारण्य। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं कि आखिर रामसर स्थल है क्या। ये दीपोर बिल वन जीव अभयारण्य असम में है, तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेंगे। तो शुरू करते हैं रामसर कन्वेंशन से। एक्चुअली क्या है, जब हमारा देश है उसी तरह हर देश यानी पूरे विश्व में कुछ वेटलैंड्स है, आर्द्र भूमियाँ हैं। तो उसे बचाने के लिए पूरा विश्व ईरान में एक साथ बैठा। विश्व के बड़े बड़े नेता लोग ईरान में 1971 में एक रामसर साइट, एक रामसर जगह है ईरान में, वहाँ पर एक मीटिंग हुआ और वहाँ समझौता हुआ कि हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी आर्द्र भूमियाँ हैं पूरे विश्व में, जितने भी वेटलैंड्स है उसको हम लोग कंजर्व करना है, उसे हम लोग संरक्षण करना है। तो जो मीटिंग हुआ उसी याद में, यानी 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1971 को, उसी की याद में हम लोग आज भी वेटलैंड डे मनाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाता है कि वेटलैंड डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी। उसके पीछे रीज़न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस दिन समझौता हुआ। हालांकि ये समझौता 1975 में लागू किया गया। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है 1971 में तो ये कन्वेंशन हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, तो 1975 में हुआ। एट प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो इंडिया में कुल 46 रामसर साइट है। तो ये कुछ फैक्ट्स हुए इंडिया से रिलेटेड एंड रामसर से रिलेटेड। आइए असम के बारे में कुछ देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है उसको दिसपुर है। असम की सबसे बड़ी जो सिटी है गुवाहाटी है। हालांकि ये सिर्फ असम की नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी सिटी जो है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी से रिलेटेड एक फैक्ट्स देख लीजिए कि वहीं एक कामाख्या मंदिर है। तो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हमारा आंसर होना चाहिए गुवाहाटी। गुवाहाटी नहीं दिया हुआ तो असम। तो असम, गुवाहाटी के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के यानी जो 7 सिस्टर्स है वहाँ की सबसे बड़ी सिटी कोई है, तो वह है गुवाहाटी। गुवाहाटी में ही लगती है क्या, एक मेला भी लगता है, बड़ा फेमस मेला है अंबुमाची मेला। वो कहाँ लगता है, कामाख्या मंदिर के पास लगता है। तो ये सारे फैक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। असम की जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुल 34 डिस्ट्रिक्ट है, और 34वां डिस्ट्रिक्ट जो है वो है बजली। ये जो नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया गया है, ये भी एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो बजाली जो एक डिस्ट्रिक्ट है वो असम का 34वां जिला है। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ देख लीजिएगा, बजाली है। इसका जो लोकसभा सीट है वो कुल 14 सीट है, राज्यसभा में 6 सीट है, और इसके विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में कुल 126 सीट है। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का 53वां 53rd बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व, कुल अब भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, बाघ अभयारण्य हो चुके हैं। उसी का बारे में पूछा है कि भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन सा है। तो हमारा इसका आंसर होगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो 53वां अगर पूछता है तो 53वां क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जिसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। वो हमारा 53वां टाइगर रिजर्व में। आइए और ऑप्शंस जो है उसको भी देख ले। पहला ऑप्शन जो है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व,
ये आपका कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। ये देश का 91 यानी कि 51st टाइगर रिजर्व था, श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। बी ऑप्शन हम लोगों ने देख लिया। तीसरा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार में है, बेतिया में, बिहार के बेतिया में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और चौथा है ये रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य, ये देश का 52वां 52nd। तो ये सारे करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये तीनों चारों जो ऑप्शन दिया है मैंने ये जान के दिया है। ये जो 52वां टाइगर रिजर्व है ये रामगढ़ विश्वधारी अभयारण्य, यह कहाँ पड़ता है, तो ये राजस्थान में पड़ता है। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। ये जो टाइगर रिजर्व हम लोग देखते हैं वो किसके तहत आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आता है, जो 1973 में आया था। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। पहला टाइगर रिजर्व हमारे देश का जो था वो जिम कॉर्बेट, ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में 52वां अभी मैंने बता दिया रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। पूरे देश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो ये हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछता है पूरे देश का तो वो है पेंच, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में पड़ता है। और एक और फैक्ट है, ये लास्ट फैक्ट है, इसमें पूछा है या बताया गया है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो टाइगर रिजर्व है, विश्व की सबसे ऊंचाई पे हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट जहाँ पर है वहाँ जहाँ पर टाइगर रिजर्व है उसका नाम है नामदफा अभयारण्य, नामदफा टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है ये मामला। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित कौन सा बैंक, एनडीबी बैंक। ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित एनडीबी बैंक में शामिल सदस्य कौन से है। ब्रिक्स देशों में के द्वारा जो स्थापित एनडीबी बैंक है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य कौन कौन से हैं। कुल 3 न्यू सदस्य को इसमें ऐड किया गया है एनडीबी में, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में 3 न्यू सदस्य को ऐड किया गया है, बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि इसके आंसर तीनों होंगे, यानी उपरोक्त सभी, ये सभी को ऐड किया गया है, इसमें जुड़े हैं, न्यू सदस्य बने हैं। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने, ना कि ब्रिक्स के। ब्रिक्स के द्वारा एक स्थापित किया गया था, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया था एनडीबी बैंक, उसके सदस्य बने हैं कौन कौन, बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। आइए हम लोग एनडीबी के बारे में देख लेते हैं। एनडीबी को हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, ब्रिक्स बैंक्स। हालांकि ये ब्रिक्स क्या है, ये 5 देशों का एक समूह है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये कुल 5 देशों का एक समूह है जिनके द्वारा 2014 में एक बैंक का गठन किया गया जिसको एनडीबी बैंक बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, एनडीबी बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक। तो ये बैंक जो है 2014 में स्थापित किया गया, 2015 से काम करना शुरू कर दिया, 2015 से काम करना शुरू कर दिया, जिसके पहले प्रेसिडेंट, जिसके पहले अध्यक्ष केवी कामत, एक इंडियन बनाया गया, केवी कामत को बनाया गया पहले प्रेसिडेंट। तो जनरली पूछ लेता है कि पहले प्रेसिडेंट कौन थे एनडीबी बैंक के, तो वो केवी कामत थे। आज के डेट में जो प्रेसिडेंट है वो मार्कोस प्राडो ट्राजो है, ये ब्राज़ील के हैं, मार्कोस प्राडो ट्राजो। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अनिल किशोर है। इसका हेडक्वार्टर संघाई रखा गया, चाइना रखा गया। तो ये कुल मिला के यहाँ बात आया। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, ये ब्रिक्स देशों के मेंबर नहीं बने, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स देशों के द्वारा बनाया गया बैंक था, उसके सदस्य बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट के नए प्रबंधक, निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट के सीईओ के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए, जे वेंकटरामू। आइए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब होता है, तो 1 सितंबर 2018 को इसको फाउंड किया जाता है। इसके जो सीईओ है ये हो जाते हैं जे वेंकटरामू। और इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 के पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र
अशोक चक्र से सम्मानित किसे किया गया? ऑप्शन है श्री बाबूराम, श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट, ऑप्शन सी उत्तम कुमार और ऑप्शन डी दीपक कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री बाबूराम। श्री बाबूराम को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आइए इस चक्र से रिलेटेड सारे चीज को देखते हैं। तो इसे बेसिकली दो समय में दिया जाता है, युद्ध के समय में दिया जाता है कुछ अवार्ड्स, और कुछ दिया जाता है शांति के समय में। इसको जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस से बता रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा चक्र, कौन सा जो सम्मान है वो ज़्यादा सम्मानित है ना। तो सबसे बड़ा जो अवार्ड है जो किसी को मिल सकता है युद्ध के समय में, वो होता है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र। शांति के समय में इसी तरह 3 चक्र दिया जाता है। पहला है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र और तीसरा है शौर्य चक्र। तो जनरली एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं इसका क्या सीक्वेंस होगा, कौन पहले आएगा, कौन उसके बाद आएगा, कौन है। तो कुल मिला के यही सीक्वेंस रहेगा, सबसे पहले परमवीर, फिर महावीर, फिर वीर चक्र। और शांति के समय में अशोका चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इससे और एक क्वेश्चन सिर्फ बन सकता है कि इसमें देने वाली राशि कितनी होती है, जो भारत सरकार राशि देती है इन विजेताओं को, वो क्या रहता है। तो परमवीर चक्र जिनको मिलता है उन्हें हम लोग 30 लाख का मनी देते हैं। दूसरा जो महावीर चक्र है उनको 20 लाख का मनी मिलता है, 20 लाख रुपए मिलते हैं। और वीर चक्र वालों को 10 लाख रुपए देती है सरकार। उसी तरह शांति के समय में भी जो मिलने का अमाउंट है वो है, अशोक चक्र वालों को जो अमाउंट प्राप्त होता है वो 20 लाख रुपए है, कीर्ति चक्र वाले को 10 लाख रुपए दिया जाता है और शौर्य चक्र वाले को 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए दिया जाता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा कि निम्नलिखित युद्ध अभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमिलित करिए। ये एक एक्सरसाइज का नाम लिखा हुआ है इस तरफ, और इस तरफ कौन से देश के साथ ये एक्सरसाइज करता है, यानी कौन सा कंट्री है ना। तो इंद्र एक्सरसाइज जो है भारत रूस के साथ करता है। जायद तलवार भारत जो है वो यूएई के साथ काम करता है, यानी संयुक्त अरब अमीरात के साथ। जायर अल बहर कतर के साथ करता है और वज्र पहाड़ भारत अमेरिका के साथ करता है। तो उस हिसाब से ए का 2, बी का सी, ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। भारत जो विभिन्न देशों के साथ मिलकर जो युद्ध अभ्यास करता है वो इससे क्वेश्चन था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध अभ्यास जो भारत करता है अन्य देशों के साथ उसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। जिमेक्स, जिमेक्स जापान के साथ भारत करता है, जापान के साथ। तीसरा है समुद्र शक्ति, ये इंडोनेशिया के साथ करता है, इंडोनेशिया के साथ। चौथा है सूर्य किरण, ये नेपाल के साथ करता है, नेपाल के साथ। ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। सिमेक्स ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में। जायद तलवार अभी हम लोग ऑप्शन में देख लिए थे यूएई के साथ में, ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। कोंकण युद्ध अभ्यास ये करता है यूके के साथ में, यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ में। वज्र पहाड़ हम लोग देख लिए अमेरिका के साथ कम करता है। और कैजेंड ये है इंडिया और काजाकिस्तान के बीच में होता है। तो यहाँ के हम लोगों का आज क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा, और जिन लोगों को ये क्लास पसंद आया है उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम लोग इसी तरह डेली सीरीज़ लाते रहेंगे जिससे कि स्टैटिक पार्ट के साथ साथ करंट अफेयर पार्ट को हम लोग कवर करते चलेंगे। तो धन्यवाद, बने रहे चैनल के साथ।